स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सगा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। तो चल रहा है हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आखिरी वीडियो लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हम अगर इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कोई भी सब्सटेंस मेंशन किया जाएगा, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, ये पढ़ा था। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हमें जब ये पढ़ना पड़े कि कैथोड पे मान लो हाइड्रोजन गैस मिली है तो हाइड्रोजन गैस का कितना मास मिलेगा या कितना वॉल्यूम मिलेगा उसका एनटीपी पे या अलग कंडीशंस पे, जब हम अमाउंट को पढ़ेंगे देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कॉन्सेप्चुअल था, थ्योरेटिकल था, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस कॉन्सेप्चुअल है और इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। थोड़ी सी बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। देखो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, वीडियो देखते रहिए और आराम आराम से थोड़ा देखते रहिए। इसको हम थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैटायन को ले लेते हैं। सोडियम कौन सी स्टेट में होगा, Na+। ये अगर इसका हम 1 मोल लें तो आपको इसको रिड्यूस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाकर के सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट होगा कैथोड पे और 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। हमने क्या कह दिया, इसको कितना डिपॉजिट हो गया, m ग्राम। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन देता है भाई, जो बैटरी हम यूज करते हैं, डीसी बैटरी यूज की जाती है, मतलब बैटरी जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा डीसी करंट यूज किया जाता है, एसी नहीं। एसी में तो ऑल्टरनेटिंग होता है, एक बार रिएक्शन इधर जाएगी उधर जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट करंट यूज किया जाता है। तो अगर बात की जाए बैटरी का काम क्या है, बैटरी का यही तो काम है, चार्ज देना, इलेक्ट्रॉन को पुश करना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए, बैटरी के थ्रू दिए गए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम, एग्जैक्ट वैल्यू 9648 करके होती है, लेकिन हम इसको यही लिखते हैं, या इसी चार्ज को हम कहते हैं कितना, 1 फैराडे। ठीक है भैया। तो आप ये मान लीजिए अगर सोडियम का 1 मोल या इसी को हम कहें m ग्राम मतलब मोलर मास के बराबर मास डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज देना पड़ा, 1 फैराडे। चलिए ये पहला एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं तब जाकर के बात आपके दिमाग में बैठ पाएगी। अगर यहीं पे हम कॉपर लें Cu+2, चलो ये तो एक्वस नहीं हो सकता, जैसा भी हो हम स्टेट को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये एक्वस भी हो सकता है। अगर हमें इसके 1 मोल को सबमिट कराना पड़े, ये 1 मोल का मतलब कितना हुआ, m ग्राम। तो बेटा अगर हम Cu+2 का 1 मोल लें तो इसके 1 मोल यानी m ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए हमें चार्ज कितना देना पड़ेगा, 2 फैराडे। या अगर हम ये कहें 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 1 फैराडे से यहां डिपॉजिट हुआ था m ग्राम और यहां डिपॉजिट हुआ m/2 ग्राम, राइट। ऐसे ही हम अगर कोई और एग्जांपल लें, सपोज दैट एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, इसका अगर हम m ग्राम डिपॉजिट कराना चाहते हैं, ये एल्यूमिनियम हो गया 1 मोल और 1 मोल का ही मतलब होता है m ग्राम। अगर ये मैग्नीशियम लग रहा है इसलिए पूरा लिख देते हैं, m ग्राम अगर डिपॉजिट कराना है तो हमें चार्ज कितना देना पड़ेगा, 3 फैराडे, और 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, तो समझ में आता है 1 फैराडे से डिपॉजिट होगा 1/3 ग्राम। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला,
रिजल्ट ये निकला 1 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स सब्सटेंस कितना इज इक्वल टू m अपॉन n कितने ग्राम। m यहां पर क्या है, मोलर मास, और n जो होगा वो हम कहेंगे चेंज इन चार्ज। देखो चार्ज कहना सही नहीं है, चेंज इन चार्ज। अगर कुछ ऐसा हो रहा होता कॉपर +2 से कॉपर +1 बन रहा होता तो n 2 नहीं होता, n कितना होता 1। तो ये चेंज इन चार्ज होता है यहां पर। और बेटा जी m अपॉन n को ही हम क्या कहते हैं, E। E का मतलब इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको कॉपी करना होगा यहां तक। ये कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए है, एज सच एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएं, आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएं, उसके लिए आपको हम समझा रहे हैं। तो ओवरऑल बात चल रही है 1 फैराडे चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा, m अपॉन n ग्राम होगा, और m अपॉन n किसके बराबर होता है, E। E मतलब इक्विवेलेंट मास। तो आप यहां पे फिर एक लाइन लिखेंगे, दैट इज 1 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू m अपॉन n ग्राम इक्वल टू E ग्राम। और E ग्राम का मतलब क्या हुआ, मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो कुल मिलाके ये लाइन तो सही है ही है, ओवरऑल में ही ये भी याद रखनी है 1 फैराडे डिपॉजिट्स सब्सटेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E ग्राम। E ग्राम, ये लाइन भी याद रखनी है। तो 1 फैराडे चार्ज से किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होगा, E ग्राम के बराबर डिपॉजिट होगा। और E का मतलब है इक्विवेलेंट मास। और जब किसी का मास मोलर मास के बराबर लो तो होता है 1 मोल। जैसे एग्जांपल ले सोडियम का, अगर कॉपर का ले लो भाई, कॉपर में +2 होता है। कॉपर का मास अगर आप 63.5 ग्राम लोगे तो वो मोलर मास के बराबर है। और जब मास इक्विवेलेंट मास के बराबर लेते हो, फिर से देखते हैं, कॉपर का अगर 63.5 ग्राम दिया जो कि मोलर मास के बराबर है तो इसका 1 मोल माना जाएगा। और अगर 63.5 अपॉन 2 यानी इक्विवेलेंट मास के बराबर लोगे, जब मास इक्विवेलेंट मास के बराबर लिया जाता है तो इसे हम कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर मास के बराबर मास को क्या कहते हैं, 1 मोल। इक्विवेलेंट मास के बराबर मास को क्या कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी हम इसी को क्या कहेंगे, 1 फैराडे डिपॉजिट्स सब्सटेंस कितना हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू 1 ग्राम, आगे लिखेंगे आप लोग, इक्विवेलेंट इतना, या मोल की तरह मान लो, जैसे मोल एक यूनिट होती है वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी एक यूनिट होती है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे सिंपल याद रखना क्या है, 1 फैराडे चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा, m अपॉन n ग्राम। m अपॉन n ग्राम को क्या कहते हैं, E ग्राम। और जब मास E ग्राम के बराबर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, m अपॉन n ग्राम, या m अपॉन n ग्राम, या E ग्राम, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या 1 अपॉन n मोल, 1 अपॉन n मोल। जैसे 1 मोल के लिए 3 फैराडे, तो 1 फैराडे से कितना होगा, 1/3 मोल, वो भी आप कह सकते हो। तो 1 ग्राम, फिर से देखते हैं 1 फैराडे चार्ज से कितना होगा, पहले मास में देखते हैं। 1 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स इज इक्वल टू m अपॉन n ग्राम या E ग्राम, ये तो मास हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन n मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये लाइन लिख करके कॉन्सेप्ट आप खत्म कर दीजिए। कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट आपको याद कब हो पाएगा, जब आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे।
कराते हैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस होते हैं दो तरीके के। एक तो आपसे क्वेश्चंस करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन लिखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज डन बाय पासिंग current of 10 amperes for 965 minutes. For 965 minutes. कैलकुलेट, फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट क्या लिया था, जरा मैं भी क्वेश्चन याद कर लूं। इतने मिनट थे, 10 एम्पियर की करंट थी और क्या था, कॉपर सल्फेट था। कैलकुलेट द masses of substances. Calculate the masses of substances deposited at respective electrodes. आपको थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए, हालांकि पहला क्वेश्चन है तो आप ना ट्राई करें तब भी चल जाएगा, बट ट्राई कर लो, ज्यादा अच्छा है। कैथोड पे क्या होगा भाई, कॉपर सल्फेट का आपने कराया है तो ये बात तो पक्की है कि कॉपर जो होता है वो वाटर से नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कैथोड पे रिडक्शन Cu+2 का होगा, वाटर का नहीं होगा। और रिडक्शन अगर Cu+2 का होगा तो क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर। और अगर वाटर का रिडक्शन होता तो कैथोड पे क्या मिलता, हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या मिलेगा, कॉपर। तो आप चाहें तो जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या आप चाहें डायरेक्टली सॉल्व कर लें। देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कॉपर कौन सी स्टेट में है, +2, एक्वस है, कैथोड पे ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक काम करते हैं पहले ये निकाल लेते हैं, चार्ज दिया कितना, चार्ज यानी Q। Q कितना दिया, Q होता है करंट इनटू टाइम के बराबर। अब करंट कितना था, 10 एम्पियर का, टाइम 965 किसमें था, मिनट्स में था, और इसको हमें बदलना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0। एक काम करते हैं यार, इसको ना सॉल्व करने में ही फायदा है। 965 ये वाला 0 और ये वाला 0 इंटू 6, ये सेकेंड्स में टाइम आ जाएगा। ना मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये बनाएगा। तो अगर आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं याद है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व करोगे। अब आप क्या कहोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हो गए, 2 फैराडे चार्ज हो गया। अब आप क्या कहोगे, 2 इंटू 96500, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500, 96500, 2 इंटू इतने कूलम चार्ज डिपॉजिट्स मास ऑफ कॉपर कितना होगा भाई, इतने फैराडे चार्ज से 1 मोल डिपॉजिट होता है, और 1 मोल का मास कितना होता है, 63.5 ग्राम। तो 1 से कितना होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम, और चार्ज आपने दिया कितना, 96500 इंटू 6 कूलम दिया, इससे कितना होगा, तो ये बनेगा 63.5 इंटू 6 इंटू 96500 अपॉन 2 इंटू 96500, ये कैंसिल हुआ, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं की थी पहले। तो इसका मास निकल के आएगा 63.5 इंटू 6 अपॉन 2, यानी 63.5 इंटू 3 ग्राम। ये तो कॉपर कैथोड पे मिल जाएगा इतना। अब बेटा बात की है एनोड की, ध्यान देना, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा,
या तो एनाइन का या वाटर का। एनाइन है सल्फेट, कॉम्प्लेक्स का होता नहीं, यानी किसका होगा, वाटर का। अब वो रिएक्शन, अगर आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको फिर रिएक्शन तो पता होनी चाहिए। आप याद करो, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता था तो H2O जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता था तब जाकर के यहां पर O2 बनती थी आधा मोल, और प्लस क्या आता था यहां पर 2H+, राइट? यही तो था। एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यार, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। हो सकता है पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको यहाँ की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा दिए हो। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2H+। अब ध्यान दो, ये चार्ज कितना हुआ, 2 फैराडे, और ये इसका मास कितना हुआ, अगर मोल निकालने पड़ते तो आधा मोल। O2 का मास 32 होता है मोलर मास, लेकिन हाफ है तो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। 16 ग्राम आएगा। तो अब आप क्या कहोगे, उसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स O2 कितना आता है, 16 ग्राम। तो निकालना कितने से है, 6 into 96500 कूलम से कितना होगा, तब ये सॉल्व करोगे तो 16 into 6 into 96500 अपॉन 2 into 96500, यानी आ जाएगा 16 into 3 ये ग्राम, ये आ गया। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दें, इसी क्वेश्चन में हम आपसे बोले जो O2 मिली है उसका एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे O2 का मास ना पूछ करके आपसे क्या पूछते, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड एट एनोड एट एनटीपी, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप रिएक्शन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, वैसे सबसे अच्छा तरीका रिएक्शन के थ्रू ही होता है। वो जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे उसमें भी कुछ ना कुछ आपको याद ही करना है कि 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, मास पता होना चाहिए, वो सब तो ज्यादा अच्छा होता है आप रिएक्शन से ही क्वेश्चन करें। तो अभी हमने क्वेश्चन को बदल के क्या किया, हमने क्वेश्चन को बदल के ये किया कि अगर ऑक्सीजन गैस जो है उसका मास ना निकाल करके हमें वॉल्यूम निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। तो भी इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, H2O 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटेंगे, प्लस क्या होगा 2H पॉजिटिव, प्लस क्या होगा हाफ O2। अच्छा बेटा हाफ मोल आया, इसका मतलब क्या आया, हाफ मोल, और हाफ मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो ये 11.4 लीटर होगा कब, एट एनटीपी, और ये चार्ज आपने कितना दिया, 2 फैराडे। तो आप यूनाइटरी मेथड लगाएंगे फिर से, 2 into 96500 कूलम चार्ज लिबरेट्स O2 एट एनटीपी बराबर 11.4 लीटर एनटीपी पे। तो निकालना कितने से था, 6 into 96500 से कितना होगा, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 11.4 into 6 into 96500 अपॉन होगा 2 into 96500, यानी 11.4 into 3 लीटर एट एनटीपी। ये ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना हम इलेबोरेट नहीं कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए, उससे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे, यहां से सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, कराएंगे आपको वो क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे मास पूछा जाए, आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, या लिबरेटेड मास और लिबरेटेड वॉल्यूम दे दिया जाए, आपसे चार्ज पूछ लिया जाए, या आपको करंट देके टाइम पूछ लिया जाए, या टाइम देके करंट पूछ लिया जाए, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए।
मान लो अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि एक फेरेडे चार्ज से किसी भी सब्सटेंस का मास कितना मास डिपॉजिट होता है, तो भैया ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। m/n ग्राम हो सकता है, e ग्राम हो सकता है, ये भी सही ऑप्शन है। और एक और सही ऑप्शन है, वो क्या है, 1/n मोल। और इसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन जो पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी था। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत लगाइएगा उसको। शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट SHORT शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है Q अपॉन F इज इक्वल टू W अपॉन E इज इक्वल टू वॉल्यूम एट इसको एट एनटीपी लिखना चाह रहे हैं, चलो लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, इनटू N अपॉन 22.4। देखो होता क्या, क्यों क्या है आपको बताते हैं। ये गिवन चार्ज, जो आपने चार्ज दिया 10 एम्पियर की करंट पास कराई इतने सेकेंड्स तक, तो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, चार्ज। F आप सबको पता है 96500 पर कूलम, सॉरी कूलम पर मोल। W है अगर किसी का मास निकालना हो तो, मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और E ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट मास। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, इक्विवेलेंट मास ही है। और बेटा जी कई बार गैस का वॉल्यूम निकालना पड़ जाता है एनटीपी पे, एनटीपी पे नहीं भी निकल पाया है, किसी और कंडीशन पे निकल पाया है, तो पहले आप एनटीपी पे निकालें, फिर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा के उसको कन्वर्ट कर लें अलग कंडीशंस में। V है क्या, V है वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, N है टोटल चेंज इन वैलेंसी। बेटा जी ये वैल्यू याद रख लो, N के लिए हम बताते हैं, अगर H2 गैस है तो यहां पे N लेना पड़ेगा 2। क्यों, H2 कब बनेगा, H प्लस से ही तो बनता है H2, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर H2। H2 का 1 मोल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगर ये O2 है तो O2 के 1 मोल के लिए N होता है 4, याद रखना पड़ेगा। अगर ये N2 है, बाई चांस होगा नहीं वैसे, तो N होता है 6। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगाएंगे जब आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है लगाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लगाइए, आराम से लगाइए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है for what time the current of 9.65 ampere, current of 9.65 ampere should be passed to deposit, should be passed to deposit 9 gram of aluminium, to deposit 9 gram of aluminium by electrolysis of fused AlCl3। तो AlCl3 है, क्लोरीन की कोई बात ही नहीं की है, एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में है, +3 में है, और डिपॉजिट कितना कराना है, 9 ग्राम डिपॉजिट कराना है। और करंट मैं भूल चुका हूं, शायद 9.65 एम्पियर दी थी, और आपसे टाइम पूछा है, कितना टाइम देना पड़ेगा। तो आप देखो क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो भैया। एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब जाके बनता है ये 3 फैरेडे, ठीक है भैया, तब कितना बनेगा, 1 मोल यानी 27 ग्राम।
3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96500 कूलम से कितना 27 ग्राम आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिपॉजिट 27 ग्राम एल्यूमिनियम, रिक्वायर्ड चार्ज होता है 3 इंटू 96500 कूलम, और टू डिपॉजिट कितने 9 ग्राम के लिए कितना आएगा 3 इंटू 96500 इंटू 9/27, ये चले गए काम से, यानी कितना आएगा 96500 कूलम। कैलकुलेशन जानबूझ के आसान कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे करनी पड़ रही है, नहीं मतलब आपके लिए भी आसानी आती है। तो कितने कूलम चार्ज चाहिए, लेकिन आपसे चार्ज नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है करंट। तो Q इज इक्वल टू करंट नहीं टाइम I इंटू टी लगाएंगे। तो T जब आप निकालेंगे तो Q अपॉन क्या होगा I। तो Q हो गया 96500, I की वैल्यू है 9.65, यानी जो टाइम चाहिए होगा जब इससे इसको यहां तक 9.6। अच्छा तो एक काम करें, 2 जीरो बढ़ा लें, वैसे ही थक गए वीडियो बना बना के, 2 जीरो बढ़ा दिए ये हमने ये वाले। अब भाग दे देते हैं। अब देखो ये 1 आ गया, 1 2 3 4 जीरो आ गए, यानी इतने सेकंड चाहिए होंगे। 1 2 3 4, अरे यार तो कन्वर्ट कर लियो इसको, 3600 से भाग दे दो, 3600 से भाग दोगे तो ये घंटे आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस का एक और टाइप बनता है यहां से। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही, ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके लिए कुछ लॉज दिए गए, उन लॉज का नाम होता है फैराडे लॉज, और वो फैराडे लॉज मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, कभी नहीं पढ़ाता हूं मैं पहले, क्योंकि फैराडे लॉज में जो थ्योरी दी गई है, अगर हम फैराडे लॉज आपको पहले पढ़ा देंगे तो आपकी जो क्वेश्चन करने की आदत बनेगी ना, वो फिर आप फार्मूला रट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये एक्सपीरियंस है मेरा कि यहाँ के क्वेश्चन अगर आपने फार्मूला रट के सॉल्व किए तो 90% से ज्यादा गलत होते हैं। तो ठीक है, इसलिए मैं इसमें जो लॉज होते हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। तो अब बारी आ गई है कि पहले मैं आपको लॉज पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स इस तरीके से होते हैं। तो फैराडे लॉज क्या है, लिखिएगा अगली लाइन से। फॉर क्वांटिटेटिव estimation of electrolysis, Faraday laws are given, या two Faraday's laws are given, तो क्या है फैराडे लॉज। फर्स्ट लॉ लिखिएगा, फैराडे का प्रथम नियम है, लिखें, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन चार्ज। अरे भैया कौन सी नई बात बता दी, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। मास W अगर हम ले लें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q के, और W इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह हम लिख सकते हैं IT। तो सॉरी यार, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं पहले। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है Z, बताएंगे Z क्या है, ZQ। W इज इक्वल टू Z, Q की जगह हम I इंटू T लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं when current is silent। आप लोगों को हंसी आ गई होगी करंट इज साइलेंट सुन के, चलो करंट इज कांस्टेंट लिख देते हैं। बेटा ये फिजिक्स का टर्म है, साइंस का टर्म है, जब करंट कांस्टेंट होती है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन ना हो, तो कहा जाता है साइलेंट इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
ये टर्म यूज करते हैं। ये तो आपको फिजिक्स में आपने पढ़ी लिया होगा, Q इज इक्वल टू आई टी तब लगता है जब करंट कैसी हो, कांस्टेंट। ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं। कभी भी आप इसको मत यूज, हाँ जेड तो बताना ही भूल गए। जेड क्या है? जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। और ये ऑब्वियसली बात सब्सटेंस का है तो कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। यहां दिखेगा नहीं, नीचे आपको ऊपर बताते हैं। और z की जो वैल्यू होती है वो होती है E अपॉन F के बराबर। भाई इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मास तो कांस्टेंट होता ही है लगभग, और जो F है वो भी कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू होती है। इस लॉ को लिखने के लिए आ जाए थ्योरेटिकली तो आप सब कुछ करके आइए, बट इसको कभी भी मत यूज करिए आप न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में आप वही यूज करिए इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला। तो ये हो गया भैया। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ लिखने से पहले थोड़ा आपको समझा देते हैं। मान लो हमने एक फैराडे चार्ज दिया, एक फैराडे चार्ज दिया, और इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था वो AgNO3 का हो रहा था। AgNO3, Ag कौन सी स्टेट में होता है? प्लस। Ag का थोड़ा खड़े खड़े, Ag का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना होगा? M अपॉन N, यानी कितना आएगा? 108 ग्राम आएगा। तो एक फैराडे से इसका कितना डिपॉजिट होगा? अगर 1 फैराडे चार्ज दोगे तो इसका डिपॉजिट होगा 108 ग्राम। बात पक्की? ठीक है भैया, आपने कह दिया तो पक्की। अब अगर हम AgNO3 ना लेकर के अगर हम कॉपर सल्फेट ले तो Cu+2 होता है। इसका इक्विवेलेंट एक फैराडे से डिपॉजिट कितना होता है? E ग्राम के बराबर होता है ना, इसीलिए हम ले रहे हैं। एक फैराडे चार्ज से किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होगा? E ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 63.5 अपॉन 2, यानी 30 कितना होगा ये? 60 के लिए कितने करने पड़ते हैं? 30, 31.75 ग्राम। कितना डिपॉजिट होगा? एक फैराडे चार्ज यहां भी दिया, एक फैराडे चार्ज यहां भी दिया, इसका 108 ग्राम डिपॉजिट हो गया, इसका 31.75 ग्राम डिपॉजिट हो गया। और अगर हम जिंक ले लें तो जिंक +2 में होता है, इसका 65 ही होता है यार, अपॉन 2 करोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो चार्ज सबको आप एक फैराडे दे रहे हो, लेकिन जो सबका मास डिपॉजिट हो रहा है E ग्राम के बराबर डिपॉजिट होगा, और सबका E कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो फैराडे का सेकेंड लॉ है कि जो मास डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास होगा, अगर चार्ज कैसा है? कांस्टेंट है। तो लिखिएगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है व्हेन same amount of charge is given, when same amount of charge is given, when same amount of charge is given to different substances, to different substances, the masses of substances deposited are in the proportion of their equivalent masses, are in the proportion of their equivalent masses। इसका मतलब ये हुआ, इस बात का तात्पर्य ये है, अगर Q कैसा है? कांस्टेंट है, तो जो मास डिपॉजिट होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? E, दैट इज W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। यहां से तो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, अभी कुछ नहीं किया, करेंगे अभी। क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमने एक एनोड हो गया और ये हो गया एक कैथोड, और यहां पर भरा है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है भैया। और ये दूसरा सेल बनाया, कैथोड एनोड, और यहां पर हमने भरा है CuSO4 एक्वस। खाली दिख रहा है, मान लो ये ऐसे जोड़ दिया और ये ऐसे जोड़ दिया। सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज। ठीक है, सीरीज में हमने जोड़ दिया। क्वेश्चन में आप इसको कंटिन्यू करके, ये आपको बताया नहीं जाएगा सीरीज है या पैरेलल है, या बताया भी जा सकता, अगर ना बताएं तब भी आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज में है। क्वेश्चन में लिखा है करंट इज पास फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड at cathode of respective electrode is 1.08 gram। full stop के बाद calculate the mass of copper deposited at cathode of respective electrolytic cell। तो कॉपर का मास कितना होगा ये आपको बताना है। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें ये सोचना पड़ेगा कि दोनों सेल साथ साथ हैं, एक ही सर्किट से जुड़े हुए हैं। सर्किट कैसा है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसी होती है? सेम। करंट सेम है, इसका मतलब टाइम तो सेम रहेगा, जब एक ही सर्किट है तो करंट सेम है, टाइम सेम है, इसका मतलब चार्ज कैसा हो गया? चार्ज हो गया कांस्टेंट। और चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? W of silver deposited upon W of copper deposited will be equal to equivalent mass of silver upon equivalent mass of copper। सिल्वर का 1.08 ग्राम है, W of copper निकालना है, E सिल्वर का 108 होता है, ये आप निकाल सकते हो, 63.5 अपॉन 2 आएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो 1.08 W ऑफ कॉपर आपको निकालना है, ये हो जाएगा 108 इंटू 2 अपॉन 63.5। यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो चेक कर लीजिए, W ऑफ कॉपर ये निकल के आएगा 1.08 इंटू 63.5 अपॉन 108 इंटू क्या हो जाएगा ये 2, जब 2 से इसको भाग देंगे तो 31.75 बनेगा, इससे इसको भाग देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो मास ऑफ कॉपर होगा 0.3175 ग्राम। तो ये सेकंड लॉ से तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। बस एक क्वेश्चन और लिखा रहे हैं, उसके बाद ये टॉपिक हम अपनी तरफ से खत्म कर रहे हैं और आपको फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, इन द फॉलोइंग conversions how many Faraday of electricity is required? In the following conversions how many Faraday of electricity is required? कुछ conversions हम आपको दे रहे हैं to obtain 1 mole H2 फ्रॉम H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से। दूसरा है टू ऑब्टेन 1 मोल O2 फ्रॉम H2O। ये पहला जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वही लगेगा यहां पे। तीसरा, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल Al2O3 to find Al D 1 mole तो 1 मोल
KMnO4 से Mn+2 E है 1 मोल K2 Cr2O7 से Cr ट्रिपल पॉजिटिव। आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आप H2O में हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है, H+ है, और ये कहा कि आपको बनानी H2 कितनी है, ये 1 मोल फिक्स की गई। अगर ये 1 मोल फिक्स की गई तो ये बात पक्की है कि 2 H पॉजिटिव चाहिए होंगे। पानी कितना दिया आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट किसकी फिक्स की गई है, H2 की। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ेंगे, 2, यानी आपका आंसर क्या होगा, 2 फैराडे। फिर कहा है टू ऑब्टेन 1 मोल O2 फ्रॉम H2O। अब ऑक्सीजन जो होता है वो -2 में होता है H2O में। अब आपको फिर से बोला गया है कि O2 कितना करना है, O2 आपको 1 मोल करना है। अगर O2 का 1 मोल करना है तो वाटर से ऑक्साइड आयन कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने छोड़ेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तब जाके 1 मोल ये बन पाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 फैराडे। कई लोगों ने ये 2 फैराडे बनाया होगा। अब सी वाला आप देखिए, सी वाले में कहा गया है 1 मोल Al2O3 और बनाना क्या है, Al। अब देखो Al नहीं फिक्स किया, Al फिक्स नहीं किया है, जो फिक्स किया है वो क्या है, वो Al2O3 है। तो 1 मोल Al2O3 है, बनाना Al है, 1 मोल Al2O3 है तो Al ट्रिपल पॉजिटिव है, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर 1 मोल Al2O3 है तो इसके ये 2 हैं। अब एल्यूमिनियम कितना भी बने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की हमसे तो ये कहा कि 1 मोल Al2O3 लो। तो फिर इस केस में बेटा आपको इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर होगा वो 6 फैराडे होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट पार्ट में KMnO4 लिया गया। KMnO4 में अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम +7 में होता है, और Mn यहाँ कौन सी स्टेट में लाना है, ये Mn+2 में मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में है, +2 में है। बेटा ध्यान देना, ना तो K के बारे में कोई बात की है, ना ही O के बारे में बात की है। एक्चुअली ये 12th में पढ़ा भी जाता है डी ब्लॉक में। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, और इसका 1 मोल लिया है, इसके 1 मोल में मैग्नीशियम का भी 1 मोल ही होगा, और +7 से +2 जा रहा है। तो इसका मतलब चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ 5 का। जब आप 5 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तभी तो जाकर के मैग्नीशियम +2 में जाएगा +7 से। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 5 फैराडे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं ठीक से तो आप क्या कर सकते हैं, जो लाइव क्लास होगी वहां पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी वाला पार्ट है उसमें कहा गया है 1 मोल K2Cr2O7। ध्यान देना, 1 मोल K2Cr2O7 क्रोमियम +6 में है और कन्वर्ट करना है क्रोमियम +3 में। लेकिन 1 मोल K2Cr2O7 में जो Cr हैं +6 वाले वो कितने हैं, वो 2 हैं, Cr2, और इनको कहां ले जाना है, Cr+3 में। अब देखो जरा चेक करो, 2 Cr है ना +6 वाले, तो 2 +6 से अब यहां पर जब जाएंगे तो ये भी 2 ही तो बनेंगे। अब जरा चेक करो चेंज कितने का आ रहा है, चेंज अगर आप ऐसे देखोगे तो +6 से +3 3 का आ रहा है, लेकिन ये हैं कितने, ये 2 हैं। तो ये यहां पर भी आंसर कितना होगा आपका, 6 फैराडे। तो बेटा ये हम लोगों ने खत्म किया क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जैसे नस्ट इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, वैसे ही इसके भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जब इसके क्वेश्चंस हम आपको देंगे तो बीच में एक दिन का ब्रेक देंगे, सो दैट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, और ईमानदारी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको बढ़िया से, देखिए बढ़िया से, नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए, स्टे सेफ, और क्या क्या बोलना है, और थैंक यू।